हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का चैप्टर है और मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, जिसको बोलते हैं सेट, समुच्चय। ये चैप्टर का नाम है सेट। जो है आपको सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ना है। सेट थ्योरी क्या होता है, सेट होता क्या है, ग्रुप होता क्या है, आपका जो समुच्चय है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सबसे पहले क्लास 11th में आपको ये डिटेल जानना होगा, तभी आपको आगे का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को, सेशन को ज़रूर शेयर करते रहें। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, सेट का मतलब है आपका समुच्चय। सेट का मीनिंग ये है कि आपका ग्रुप, यानी कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, वही उसका समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, मतलब अलग अलग टाइप के जो भी आपकी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम अगर एक कलेक्शन में रख देते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग ये है कि आप उसको परिभाषित कर पाएँ, यानी कि एक्यूरेट उसको। जैसे मैं अगर बोलूँ कि राइटर्स के नाम लिखिए, तो भारत में बहुत ऐसे राइटर हैं जो आप लिख सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि आप सुपरिभाषित तरीके से उसको, वेल डिफाइंड कलेक्शन को आप मेंटेन करके उसको डिफाइन कर पाएँ, वही आपका समुच्चय कहलाता है। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट कर रखा है। समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जो हमारा सेट है उसको कैपिटल लेटर्स में ही हमेशा लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स में, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख भी रखा है ABC। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जो आपके 26 कैपिटल लेटर्स हैं, उनमें आप कैपिटल लेटर्स में ही इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, समुच्चय की वस्तुओं का उसका सदस्य या अवयव, या आप इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब जो आपका सेट गिवन है उसके अंदर आप जो लिख रहे हैं, और सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा A, और इसके अंदर मैंने जैसे लिखा 1 2 5 7, इस तरह से मैंने ये लिखा। तो ये आपके जो अवयव हैं, ये जो कामा के अंदर लिखा हुआ है, करली ब्रेसेस के अंदर, ये जो आपकी लिखे हुए 1 2 5 7, तो ये क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट्स कहलाता है, अवयव कहलाता है, या आप कह सकते हैं सदस्य कहलाता है। अगला पॉइंट है, समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। इसके अंदर जो भी आपके अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुच्चय के किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए, जैसे कोई भी हमारा सेट दिया हुआ है, उसकी उपस्थिति को दर्शाना है अगर, तो हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। और एप्सिलॉन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है आपका संबंधित, यानी कि बिलोंग्स टू। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके सेट के अंदर सदस्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपके जो अवयव यहाँ पर लिखे हुए हैं, एलिमेंट, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये 2 क्या है, 2 एप्सिलॉन A, यानी कि 2 जो है आपका A का सदस्य है, या कह सकते हैं 2 जो है सेट A का एलिमेंट्स है। तो ये कहने का मतलब है इसका बिलोंग्स टू, मतलब उसी से रिलेटेड है। जैसे कोई भी फैमिली का मेंबर होता है, तो उस मेंबर को आप यही कह सकते हैं कि इस परिवार का वो हिस्सा है, इस परिवार का वो सदस्य है। वही इसमें भी कहना है कि इसमें आपको ये सेट दिया हुआ है, और सेट के अंदर आपके जितने भी अवयव लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनको अगर वहाँ पर आपको बताना है कि ये यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 एप्सिलॉन A। जितने भी सदस्य हैं आप उनको सबको लिख सकते हैं 1 एप्सिलॉन A, यानी कि 1 भी सेट A का सदस्य है और 5 भी सेट A का सदस्य है। तो इस तरह से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी देखिए लिख रखा है,
यदि कोई अवयव ए किसी समुच्चय ए का अवयव है तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए है, अगर ए हमारा सेट ए का अवयव है, सेट ए बी मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, तो ये आपका ए किसका अवयव है, सेट ए का अवयव है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समुच्चय में किसी अनुपस्थिति को दर्शाने। जैसे अब यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा था कि जब वो प्रेजेंट होगा, कोई भी सदस्य एलिमेंट्स आपका प्रेजेंट होगा तब आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तब आप क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू एप्सिलॉन नॉट का मतलब है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, और डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब ये है कि सदस्य उसका उससे संबंधित नहीं है का प्रयोग किया जाता है। यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तब आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ई बिलोंग्स टू ए, ई आपका अवयव है क्या, ए सदस्य आपका जो ई है वो ए का सेट में है क्या, नहीं है यहाँ पर, तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर डज नॉट लगा देंगे, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये आपका हो गया। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल और भी लिख रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों वॉवेल्स ए ई आई ओ यू का एक समुच्चय। अब जैसे मुझे ये दर्शाना है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स ए ई आई ओ यू का समुच्चय है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी सेट आप लिख दीजिए और ए ई आई ओ यू इस तरह से आपको करली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है। करली ब्रेसेस के अंदर आप इसे सेट को दर्शा सकते हैं कामा से सेपरेट करके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर भारतवर्ष की नदियों का समुच्चय। अब भारत में बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उन नदियों का भी समुच्चय आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय। अब भारत में जैसे 28 आपके स्टेट हैं, तो उनका भी समुच्चय आप लिख सकते हैं। तो ये आपका संग्रह है, एक ग्रुप है, तो इसी तरह से आपको ये यहाँ पर समुच्चय मैंने, तो सेट को हम दो मेथड से कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, पहला तालिकाबद्ध या सारणीबद्ध या सूची विधि, जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, या आप कह सकते हैं रोस्टर मेथड, ये सब का नाम एक ही है। इससे जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया था कि करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं उनको हम कामा लगा कर लिखते हैं, तो वही इसको कहते हैं, उसी को हम तालिकाबद्ध या सारणीबद्ध या सूचीबद्ध, यानी कि टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम उनके अवयवों को मंझले कोष्ठक करली ब्रेसेस के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जो भी हमें सेट बनाना है, जो भी हमें समुच्चय दिया गया है, उसको हम जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको कामा लगाकर करली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी नोट कर रखा है, किसी समुच्चय ए के अवयव अगर 1 2 3 4 5 हैं, तब हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू 1 करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5। नंबर 2 लिखा है कि 11 से कम सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर ए मैंने सेट ले रखा है और यहाँ पर ये करली ब्रेसेस मैंने लगा दिया है, और जो भी आपके विषम पूर्णांक है धनात्मक होना चाहिए और 11 से कम भी होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे 3 है आपका विषम संख्या, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, 11 से हमें कम लिखना था। इसके बाद तीसरा है सभी स्वरों का समुच्चय, तो मैंने बी यहाँ पर एक सेट लिया है, और इसके बाद में ए ई आई ओ यू। अगर यहाँ पर और भी क्वेश्चन दे देता कि ऑड नंबर्स का समुच्चय, या कह देता कि कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय, या आप कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन में दे सकता है, तो अभी आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको और आसानी से क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आप समझना है कि गुण विधि क्या होता है अथवा समुच्चय निर्माण विधि, इसी को हम प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं या सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। अगला जो मेथड है जो सेट थ्योरी में, वो कौन सा है, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड, या आप कह सकते हैं सेट बिल्डर मेथड।
जो सेट बिल्डर मेथड होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और दो ही मेथड होते हैं जो हम सेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैंने पहला आपको बताया था का रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड आप इसे कह सकते हैं, या लिस्टिंग मेथड। पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड हमें पढ़ना है कि गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड, या आप कह सकते हैं सेट बिल्डर मेथड को हम किस तरह से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। समुच्चय को इस विधि से प्रकट करने के लिए हम समुच्चय के अवयवों को सामान्य गुण यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आप कह सकते हैं इस यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी से ही समझ में आता है कि अगर एक हमारा कोई समुच्चय सेट दिया हुआ है उसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मैंने लिखा कि ऑड नंबर हैं, अगर ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आपकी गिवन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम यही लिख सकते हैं कि गिवन जो समुच्चय है वो ऑड नंबर है। मेरे कहने का मतलब यही है कि समुच्चय निर्माण विधि में आपको जो भी अवयव हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखना है। जो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखते थे पहले वाले मेथड में, रोस्टर मेथड में, तो उसमें आपको जो भी अवयव हैं तो वो आपको लिखना है, एक कॉमन उसकी प्रॉपर्टी लिख देना है। अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं तो प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं, होल नंबर लिखे हुए हैं तो होल नंबर लिख सकते हैं, माइनस में वैल्यू अगर लिखी हुई है तो निगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी उसके अवयवों की लिखने हैं। इसमें आपको कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है जो भी आपके एलिमेंट्स हैं। इस विधि में हम कोष्टक में एक चर राशि लिखते हैं, ये भी लिखना ज़रूरी है। इस विधि में हम कोष्टक में एक चर राशि लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें कह रहा है कि इस विधि में हम कोष्टक में जो लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसमें एक कोई भी चर राशि लिख सकते हैं, x या y, जिसमें कि वो क्या दर्शाता है, जो x है या y है वो आपके सदस्यों के जो अवयव हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं उनको ही वो दर्शाती है। और उसके बाद इसके पश्चात जो हमारा px द्वारा x के गुणों को लिखते हैं। x तथा px का जो चिन्ह है वो या तो आप इस तरह से सेमी कॉलन से कर सकते हैं या फिर आप ये स्लैश लगा करके भी इसे पृथक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, ये आपका एक सेट दिया हुआ है और ये कर्ली ब्रेसेस है और ये मैंने बताया आपको कि x चर राशि आपको लिखना है और इससे आपको अलग करना है, या आप इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, ये कॉलन भी लगा सकते हैं इस तरह से। x अंग्रेजी वर्णमाला का ए स्वर है। अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ABCD तो आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसी का एग्जाम्पल और दूसरा, n जो है आपका नेचुरल नंबर होता है। तो x मैंने चर राशि लिखा और एक प्राकृतिक संख्या है, ये यहाँ पर मैंने कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी कि हमारा n क्या डिनोट करता है, एक नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो नेचुरल नंबर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, वही मैंने लिख दिया, सिंपल। और यस जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है s इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर हम लिखेंगे s लिखेंगे इक्वल टू कोई भी आप यहाँ पर चर राशि लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर y लिख दिया, सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन की जगह आप ये स्लैश भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देना है y, क्योंकि y है क्या, y आपका चरपद है, फिर y है क्या, इसके अवयव हैं। तो एक यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। इस तरह से आपको इसको डिनोट कर देना है। ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ था यहाँ पर s इक्वल टू 1, 4, 9, यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है, 4, 9, 25, 16, यानी कि ये स्क्वायर दिया हुआ है और ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि s इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस y स्लैश y एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है।
तो ये आपका आंसर निकल के आ गया है और यही आपके रोस्टर मेथड हैं, रोस्टर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड जो आपके हैं। दो मैंने मेथड बताया और सेट थ्योरी बताया कि सेट होता क्या है एग्जैक्टली और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये मैंने डिटेल में आपको बताया। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैथमेटिकली में आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वॉवेल्स लिखा, प्राकृतिक संख्या लिखा, होल नंबर्स लिखा, तो इनको भी आपको रट लेना है क्योंकि होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इसको भी हम आपको एक दिन डिटेल में बता देंगे। अब जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको सेट थ्योरी का स्टार्टिंग आपका कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को फैलाते रहें और इसी तरह से राज एजुकेशन सेंटर को सपोर्ट करते रहें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और लाखों लोगों में लगभग व्यूवर्स भी पहुंच चुके हैं। तो दो चैनल चल रहे हैं, राज एजुकेशन सेंटर और राज एजुकेशन सेंटर कानपुर के नाम से। तो आप वहां सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।